अगेंस्ट ग्रेविटी के बारे में पढ़ लिया था कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जो है वो क्या होता है, या वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी को अगर स्मॉलर हाइट्स हैं तो उनके दरमियान वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और उसका तरीका क्या होता है, वो वर्क किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज एक जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो टॉपिक डायरेक्ट आपके पीएमसी के सिलेबस के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन इस टॉपिक के सिवा जो आपके पीएमसी के नेक्स्ट टॉपिक्स हैं जिनके अंदर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वगैरह हमने पढ़ना है, तो वो इस टॉपिक के सिवा आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वहां पे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इस्तेमाल होता है। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स डायरेक्ट आपके पीएमसी के सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो दिया हुआ है पीएमसी के अंदर, वो इसी की बुनियाद पे ड्राइव किया गया है, या उसके अंदर इसी टॉपिक की पॉइंट्स आती है जो पंजाब के अंदर वहीं पे साथ में दी गई है, सिंध के अंदर अलग दिए गए दोनों टॉपिक्स। तो लगता है कि ये टॉपिक नहीं है, लेकिन एक्चुअली पंजाब या केपीके के अंदर ग्रेविटेशनल के साथ ही ये टॉपिक अंदर दिया हुआ है। तो इस टॉपिक को आपने पढ़ना है, जिसको हम अलग से करके पढ़ते हैं, फिर इसको अप्लाई करेंगे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे वर्क डन अगेंस्ट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हम पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स हो तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और उसमें हमने पढ़ा है कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा से। ठीक है, तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये फार्मूला हम लगा के वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट करें तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं बेटा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है। अब देखिए पहली बात इसकी कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इस फार्मूले से नहीं आता। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, variable force cannot be calculated by direct use of W is equal to एफ एस cos थीटा। ठीक है, अब अगर हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को डायरेक्ट इस फार्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब सपोज करें कि मैं एक पॉइंट्स दो लेता हूं। सपोज करें ये हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट हमारे पास है पॉइंट ए और दूसरी पॉइंट है हमारे पास पॉइंट बी। अब अगर एक बॉडी को हम इस तरह से लेके जाते हैं पॉइंट ए से बी की तरफ, ठीक है, और इसके ऊपर अगर बॉडी पॉइंट ए पे है तो इसके ऊपर आप समझे 10 न्यूटन फोर्स लग रही है। बॉडी ने मूव किया, बॉडी आ गई पोजीशन दूसरी पे, पे 10.2 न्यूटन फोर्स पर अगर 7.8 न्यूटन फोर्स लगती है, और बॉडी जब यहाँ पे है तो समझे इसके ऊपर 12 न्यूटन फोर्स लगती है। तो बॉडी ने ये जो डिस्प्लेसमेंट तय किया है, बॉडी ने ये जो पूरा डिस्प्लेसमेंट तय किया है, इस पूरे डिस्प्लेसमेंट के थ्रू फोर्स एक जैसी नहीं रही है। अब अगर यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट मिला भी हो, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, आपको डिस्प्लेसमेंट में दे भी दूं कि ये डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, तो फिर आप वर्क कैलकुलेट करोगे तो W इज इक्वल टू एफ एस लिखोगे। एस की वैल्यू तो 10 मीटर लगाओगे, लेकिन एफ की वैल्यू कौन सी रखोगे?
क्योंकि एफ की वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है, कोई सिंगल वैल्यू यहाँ पे एफ की नहीं है, तो फिर आप इसको W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा का फार्मूला नहीं लगा सकते, जो पहली पॉइंट मैंने लिख दी है। तो फिर हम क्या करेंगे, अब इसका एक और तरीका होता है। देखिए एक बात याद रखें कि लंबे डिस्टेंस तक फोर्स को कांस्टेंट रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन स्मॉल डिस्टेंस तक फोर्स जो होती है वो कांस्टेंट रह सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी चीज को ग्राउंड के ऊपर इस तरह से जो है वो खींच के ले जा रहे हो, तो ज्यादा डिस्टेंस तक आपकी फोर्स एक जैसी नहीं रहेगी, उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एक तो आपसे खुद से कभी फोर्स ज्यादा होगी, कभी कम होगी। दूसरा ये कि कहीं पे ग्राउंड के ऊपर फ्रिक्शन कम होगी, ज्यादा होगी, तो आपकी फोर्स चेंज होती रहती है। तो कॉमनली जो वर्क होता है, जो हम आम तरह से काम करते हैं, वो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है। तो ये बात पहली ध्यान में रखिएगा कि लंबे डिस्टेंस तक फोर्स एक जैसी रखना थोड़ा मुश्किल है, या आप कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल है। इसलिए लंबे डिस्टेंस तक जब किसी भी बॉडी को हम फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट तय करवाते हैं, तो फिर उसके अंदर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो जाता है। अब लंबे डिस्टेंस तक तो नहीं रख सकते, लेकिन स्मॉल डिस्टेंस तक रख सकते हैं, छोटे छोटे डिस्टेंस तक हम रख सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये दूसरी पॉइंट इसी के बारे में, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड, can be calculated by dividing displacement into very small intervals, such that force at every point of interval remains same। पहले मैं पॉइंट्स लिख देता हूं, फिर इस बात को डिस्कस करते हैं। accuracy of result depends upon length of each interval। ठीक है, smaller the length, higher accuracy। ठीक है, स्मॉलर लेंथ होगी, हायर एक्यूरेसी होगी। ठीक है, तो हम इस तरह भी कह सकते हैं, वी कैन से, पहले मैं लिख लेता हूं फिर ये सब चीजें एक्सप्लेन करता हूं। वी कैन से दैट इंक्रीजिंग number of intervals increasing number of intervals increases accuracy। work done by variable force cannot be calculated accurately। 100% एक्यूरेट आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद है, ये पॉइंट लिखता हूं, अभी यहाँ पे समझोगे नहीं, मैं वहां पे समझाता हूं। ठीक है, फोर्स
at initial point of each interval is taken for calculating work in that interval। ठीक है, अब कैसे किया जाता है इसको देखते हैं। पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं तो फिर उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब सपोज करें वही दो पॉइंट्स है हमारे पास, ये पॉइंट आपके पास ए है, पॉइंट ए से हम ले जाते हैं बॉडी को पॉइंट बी पे, ठीक है। और आप ये समझें कि पॉइंट ए और बी के दरमियान वेरिएबल फोर्स रही है, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स जो शुरुआत में F1 लगी है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को आप स्मॉल हिस्सों के अंदर तकसीम करेंगे। पूरे डिस्प्लेसमेंट को आप पूरे डिस्प्लेसमेंट को तकसीम कर ले, ये ठीक है। इसको कर ले 1 2 3 4 5 6 अप टू इस तरह से स्मॉल इंटरवल्स। सेकंड लास्ट एम भी कहा जाता है या n-1, और लास्ट इंटरवल को n कहा जाता है। तो हमने क्या किया, पूरे डिस्प्लेसमेंट को हमने स्मॉल हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया। अब स्मॉल हिस्सों के अंदर हमने क्यों तकसीम किया, हमने इसलिए तकसीम किया कि आपको पता है कि ए से बी तक फोर्स एक जैसी नहीं रहती, लेकिन एक छोटे से इंटरवल के अंदर ये फोर्स एक जैसी रह सकती है। तो हमने इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से तकसीम कर दिया। अब इसकी जो है वो नए पॉइंट्स के जो है वो इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, इस डिस्टेंस को कहा जाता है डेल्टा आर, ठीक है। हमने किसके अंदर इसको तकसीम कर दिया है, इज इक्वल टू डेल्टा आर, स्मॉल हिस्सों के अंदर डेल्टा आर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब तो हो जाएंगे ये डेल्टा आर एन हो जाएगा, स्मॉल हिस्सों के अंदर हमने तकसीम किया, ठीक है। वैसे नॉर्मली इसको आप कह लें डिस्प्लेसमेंट S1 डिस्प्लेसमेंट S2, इस तरह भी आप इसको कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के तौर पे भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, हर इंटरवल का अलग से वर्क कैलकुलेट करोगे। वर्क फ्रॉम 1 to 2 होगा, ये वर्क फ्रॉम 2 to 3 होगा, ठीक है, और ये वर्क फ्रॉम 4 to 5 होगा, इस तरह से। और ये जो वर्क होगा यहाँ पे, ये वर्क होगा सेकंड लास्ट से लेकर लास्ट तक ये वर्क होगा। मीन्स पूरे डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल हिस्सों में तकसीम करके फिर हर स्मॉल हिस्से का आप वर्क अलग से कैलकुलेट करोगे, फिर सब वर्क्स को आपस में सम करोगे, ठीक है। अब इसके ऊपर F1 रहती है और यहाँ पे आप क्या करोगे, F2 रहेगी, यहाँ पे F3 होगी, यहाँ पे F4 होगी, यहाँ पे F5 होगी, यहाँ पे फोर्स Fn-1 होगी और यहाँ पे nth फोर्स होगी। इस तरह से डिफरेंट हिस्सों के अंदर जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट होगी, ठीक है, क्योंकि ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हम कर रहे हैं। अब इसका तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि टोटल वर्क जो होता है, अगर टोटल वर्क फ्रॉम ए टू बी करें तो ये हो जाएगा वर्क फ्रॉम 1 to 2 प्लस हो जाएगा वर्क फ्रॉम 2 to 3 प्लस हो जाएगा वर्क फ्रॉम 3 to 4 प्लस हो जाएगा वर्क फ्रॉम n-1 to n, ये हो जाएगा वर्क। क्योंकि स्मॉल हिस्से के अंदर फोर्स कांस्टेंट रह सकती है, इसलिए छोटे से इंटरवल के लिए हम W इज इक्वल टू Fs cos थीटा लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको अब निकालेंगे, ये आपकी इक्वेशन हो गई A।
ठीक है। अब इसकी इक्वेशन हो गई आपके पास ए, तो वर्क फ्रॉम 1 to 2, ये हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू इफ एस कॉस थीटा, या आप इसको कह सकते हैं कि इफ एस 1, इस तरह से वर्क 1 का, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि W इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा आर, इस तरह भी कर सकते हैं। डेल्टा आर भी उसी को हमने कहा है और एस 1 भी हमने उसी को कहा है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मसला ये होता है कि अगर इस इंटरवल पे देखते हैं, सपोज करें इस तरह से फोर्स की मैं वैल्यूज बना देता हूँ। इस फोर्स की वैल्यू 8 न्यूटन है, F2 की 9 न्यूटन है, F3 7 न्यूटन है, 6 न्यूटन है, 5.5 न्यूटन है, इस तरह से। अब देखिए हर जगह पे फोर्स की वैल्यू डिफरेंट है। अब अगर इसका वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, हम किसका वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं? 1 to 2 का। 1 to 2 के अंदर हम फोर्स कौन सी रखें? देखिए इस 1 के शुरुआत पे 8 न्यूटन है और एंड पे कौन सी है? 9 न्यूटन है। अब मसला ये है कि इस छोटे इंटरवल के अंदर भी फोर्स एक्यूरेटली एक जैसी नहीं रहती, क्योंकि फोर्स तो वेरिएबल है, जाहिर सी बात है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होगी। हमने शॉर्ट इंटरवल्स तो लिए हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस शॉर्ट इंटरवल के अंदर भी फोर्स कांस्टेंट है। उस शॉर्ट इंटरवल के अंदर भी फोर्स वेरिएबल रह सकती है, लेकिन वो फर्क इतना कम होगा कि आप उस फर्क को नजरअंदाज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे दो तरीके हैं वर्क को कैलकुलेट करने के, कि जब आप वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट करते हो तो उसके अंदर आप एक छोटा सा इंटरवल जो लेते हो, उसकी शुरुआत पे फोर्स अलग होती है, उसके एंड पे फोर्स अलग होती है। तो उसको कैलकुलेट करने का पहला तरीका ये हो सकता है कि आप इसको इस तरह से करें कि वर्क फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू फोर्स एवरेज ले इनटू डेल्टा आर। अब डेल्टा आर कौन सा हो जाएगा? डेल्टा आर हो जाएगा ये, देखिए डेल्टा आर हो जाएगा ये हमारे पास जो है ना, ये डेल्टा आर, ये जो इनकी लेंथ होती है, ठीक है। या आप इसको फोर्स एवरेज F1 प्लस F2 अपॉन 2 इंटू डेल्टा आर R2 माइनस R1 कर सकते हैं इस तरह से। ये मैंने टेक्निकल तरीका जो एग्जैक्टली इस्तेमाल किया जाता है वो ये होता है, लेकिन आपने यहाँ पे इंटरवल छोटा लिया है तो ये एक मेथड ये हो सकता है। पहला तरीका ये होता है कि आप इस तरह से कर सकते हैं, जिसके अंदर आप फोर्स का एवरेज लेंगे या फोर्स का मीन लेंगे। ये आपके पास है मेथड 1, ये आपके पास मेथड 1 है। अब दूसरा मेथड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा मेथड कब इस्तेमाल करोगे? जब इसकी विड्थ बहुत ही छोटी होती है, ठीक है। अब अगर इफ डेल्टा आर इज स्मॉल, अगर डेल्टा आर स्मॉल है तो हम कौन सी लेंगे? शुरुआत वाली लेंगे, एंड वाली नहीं लेंगे। तो फिर दूसरा तरीका ये होता है कि जब इंटरवल स्मॉल होता है, शुरुआत के अंदर फोर्स और आखिर के अंदर कोई इतना खास फर्क नहीं होता, तो आप क्या करें? आप ये करें कि शुरुआती पॉइंट के ऊपर जो भी फोर्स है उसको आप ले लें अपनी कैलकुलेशन के लिए। तो हम क्या करेंगे? टेक फोर्स एट इनिशियल पॉइंट, ये मैं पहले पीछे भी लिख चुका हूं पॉइंट, एट इनिशियल पॉइंट फॉर कैलकुलेटिंग वर्क। वर्क को कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल पॉइंट पे फोर्स ले, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वर्क फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू F1 cos थीटा, ठीक है। इस तरह से, या अगर cos 0 है तो F1 इंटू एस या F1 इंटू डेल्टा आर भी लिख सकते हैं। जिस तरह से आप लिखें कोई मसला नहीं, आप लिख ले इसको, ठीक है। तो F डॉट डेल्टा एस भी हो सकता है, F डॉट डेल्टा आर भी हो सकता है। तो इस तरह से जिस तरह से आपको बेहतर लगे तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से वर्क फ्रॉम 2 to 3 इज इक्वल टू F2
ठीक है, इनटू डेल्टा R2 या कुछ भी आप कर सकते हैं, या F2 इनटू S भी कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम 3 to 4 is equal to F4 into delta R या F3 into S। देखिए, फर्स्ट इंटरवल के अंदर शुरुआती पॉइंट पे फोर्स F1 है तो मैंने F1 रखी है। सेकंड वर्क के लिए शुरुआती पॉइंट पे F2 है तो मैंने F2 लिखी है। थर्ड पॉइंट पे शुरुआती पॉइंट पे 3 फोर्स है तो मैंने 3 लिखी है। तो इस तरह से आप करोगे, और इसके बाद आप क्या करोगे, अब तो वर्क फ्रॉम n -1 पॉइंट टू द n पॉइंट इज इक्वल टू आप करोगे f n-1 इंटू डेल्टा r या f n-1 इंटू s, इस तरह से करोगे। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसेस है। जस्ट उसके अंदर आपने क्या करना है, स्मॉल इंटरवल्स के अंदर तकसीम करना है। हर इंटरवल का आप अलग से वर्क कैलकुलेट करोगे और फिर सब वर्क्स को आपस में सम दे दोगे। इसके अंदर मैंने एक और पॉइंट पीछे लिखी थी, पीछे वाले पेज के ऊपर, उसके अंदर मैंने लिखा था कि जितनी विड्थ को कम करोगे उतनी रिजल्ट एक्यूरेट होगी। इसलिए क्योंकि अगर आप ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे तो एवरेज इस्तेमाल करते हो, और एवरेज सही तब होता है जब डिफरेंस कम हो। फॉर एग्जांपल, एक सब्जेक्ट के अंदर आपकी मार्क्स है 20, दूसरे के अंदर आपकी मार्क्स है 21, डिफरेंस कम है तो इसका एवरेज बनेगा 20.5, मींस 20.5 एवरेज 20 से भी क्लोज है, 21 से भी क्लोज है। लेकिन अगर एक सब्जेक्ट के अंदर 20 मार्क्स हैं, दूसरे के अंदर 60 मार्क्स हैं, तो एवरेज बनेगा 40। तो ये 40 20 से भी दूर है और 60 से भी दूर है, तो उतना एवरेज खराब बनेगा। तो जितना एवरेज डेविएशन ज्यादा लेगा उतनी हम कहेंगे उसके अंदर एक्यूरेसी कम है। तो जितना चीजों के अंदर फर्क कम होगा उतना एवरेज की डेविएशन कम होगी। एवरेज की डेविएशन कम होगी तो रिजल्ट आपकी बेहतर मानी जाएगी, एक्यूरेट नहीं होगी। क्योंकि अगर दो फोर्सेस हैं 20 21, आप एवरेज लगा के 20.5 पे कैलकुलेशन करते हो तो आपको एग्जैक्ट तो रिजल्ट नहीं मिलनी ना। तो इसलिए इस तरह से प्रोसेस करने से, एवरेज निकालने से, या ये तरीका, इसमें भी देखिए आप सिर्फ एक पॉइंट की फोर्स ले रहे हो, या आप 20 लोगे या 21 लोगे, तो उसके अंदर भी आपको जो रिजल्ट मिलेगी उसकी एक्यूरेसी कम होती है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक्यूरेटली आप कैलकुलेट नहीं कर सकते इसको, आप बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट कर सकते। तो आप इसको एक्यूरेट से एक्यूरेट कर सकते हैं, लेकिन आप इसको 100% एक्यूरेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप दोनों फार्मूला, ये फार्मूला इस्तेमाल करते तो एवरेज लेते हैं, और एवरेज हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा या कम होता है, एक से ज्यादा होगा दूसरे से कम होगा। या आप ये तरीका इस्तेमाल करते हो, फर्स्ट पॉइंट का आप लेते हो तो पूरे इंटरवल के अंदर तो वैसी फोर्स नहीं रही है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय जो है वो इस मेथड, और ये एक्यूरेटली 100% एक्यूरेट नहीं होगा। अब इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इसकी इंटरवल की विड्थ को स्मॉल करो, जितनी विड्थ ऑफ इंटरवल स्मॉल करोगे एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, जितनी विड्थ कम होगी एक्यूरेसी उतनी कम होगी। ठीक है, आसिफ के BR दिए 10। तो देखिए इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप टोटल के अंदर यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे ये वर्क हो जाएगा। ठीक है, वर्क फ्रॉम A to B इज इक्वल टू, ये हो जाएगा F1S प्लस F2S प्लस F3S अप टू हो जाएगा Fn-1 टू n। ये आप कैलकुलेट करोगे। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, वर्क फ्रॉम A to B इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वर्क्स फ्रॉम 1 to n Fi डेल्टा ऐसा इस तरह भी लिख सकते हैं। वाइस बंद करिए, छोड़ो वाइस बंद है, और इस तरह से आप इसको वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी जो पॉइंट्स हैं ये मैंने लिख दिए बेटा,
ये जो भी इसके अंदर आती है टॉपिक के अंदर ये चीजें जन, क्योंकि ये ग्रेविटी के अंदर पूछा जा सकता है कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जब वेरिएबल फोर्स होती है, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का एक फार्मूला पढ़ा है, लेकिन वो सिमिलर हाइट्स के लिए पढ़ा है जहां पे फोर्स कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब दो ग्राफ है, ग्राफ इंक्लूडेड है बेटा आपके सिलेबस के अंदर, इसलिए दो ग्राफ करता हूं, उसके बाद भले आप बायो की आपकी टेस्ट है उसकी जाके तैयारी करें। बस जो है वो 5 मिनट में आपको ग्राफ में बता दूं, और लॉजिकल रीजनिंग इंशाल्लाह कल से हम शुरू करेंगे। आज आपकी टेस्ट है तो आप जाके टेस्ट करें, ठीक है, तैयारी करें उसकी। अब देखिए बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का भी मैंने आपको ग्राफ नहीं बताया बेटा। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का भी होता है, फर्स्ट ईयर और किताब भरिए एसटीबी और इतने ही होंगे। अब देखिए बेटा, ये कांस्टेंट का ग्राफ नहीं दिया हुआ, लेकिन इसका ग्राफ दिया हुआ है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 203 पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इस ग्राफ को हम देखते हैं। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का ग्राफ ये बनता है बेटा, देखिए जिसमें फोर्स कांस्टेंट होती है। ठीक है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का ग्राफ इस तरह से, फोर्स यहाँ पे लेंगे, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लेंगे, ये हो जाएगा वर्क डन बाय जो है वो कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, ये होता है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। और वर्क आपको पता है, वर्क जो होता है वो होता है एफ एस कॉस थीटा के, तो इसकी अगर एरिया निकालें, ये एफ है ये एस है, तो यहाँ पे आप वर्क करोगे एफ इंटू एस, ये देखिए लेंथ इंटू विड्थ है, मीन्स एरिया अंडर एफ एस कर्व। एफ एस कर्व के जो है वो नीचे एरिया होती है, उसको हम कहेंगे कि ये वर्क को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, एरिया निकालोगे। अगर डेटा दी जाती है, मैं एक एग्जांपल कर देता हूं, अगर इस तरह से एक डेटा दी जाए आपको कि इस तरह से फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, 1 है 2 है, 1 है 2 है। ठीक है, अगर इस तरह से कहा जाए आपको कि वर्क निकालें कितना वर्क है, तो आप क्या करोगे बेटा, इस तरह से आप करोगे। देखिए ये फोर्स 1 है, फोर्स की वैल्यू 1 है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 2 है। ठीक है, ये 1 है और ये 2 है, तो वर्क किसके बराबर हो जाएगा बेटा, वर्क इज इक्वल टू एफ 1 इंटू एस 2, और ये ट्राइंगल बनता है, तो डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो वर्क आ जाएगा 1 जूल के बराबर। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद सेकंड है बेटा, सेकंड के अंदर दिया गया है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स करना है। और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का ग्राफ किस तरह से बनता है बेटा, इस तरह से ग्राफ बनता है। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं कि ग्राफ इसका इस तरह से बनता है, कर्व्ड बनता है। अगर ग्राफ कर्व्ड बनता है इस तरह से, तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि इसकी एरिया लेंथ और विड्थ से तो कैलकुलेट नहीं होती। जिस तरह से हमने पहले भी किया है कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा से डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होगा। जब डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होगा, तो यहाँ पे भी ग्राफ में से भी डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करोगे, इस ग्राफ के भी पीस बनाओगे, पार्ट्स बनाओगे इस तरह से, इसके भी आप पार्ट्स और यहाँ पे भी जितना ज्यादा आप पार्ट्स बनाओगे उतनी रिजल्ट आपको ज्यादा मिलेगी, एक्यूरेट। A1 है, A2 है, A3 है, इस तरह से हर एक पार्ट की अलग अलग से आप एरिया निकालोगे और टोटल एरियाज को सम करोगे। ठीक है, ये आएगा नहीं बेटा, ये जस्ट समझना है, ये बराबर हो जाएगा वर्क के। ठीक है, ये आएगा नहीं, इसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं आएगी, लेकिन इसमें ये हो सकता है इस तरह से,
ठीक है, कि अगर मैं आपको इस तरह से 2-3 ग्राफ दे दूं और उसमें इस तरह से स्ट्रिप्स बनी हो, ठीक है, ये ए है, ये आपके पास बी है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, और एक ग्राफ जो है वो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जो है वो इस तरह से हल्का हल्का शेड ब्लैक आ जाए, तो किस में ज्यादा एक्यूरेट होगा? तो ये इसकी बड़ी स्ट्रिप्स हैं, इसकी छोटी है, जिसकी छोटी स्ट्रिप्स होंगी एक्यूरेट उतना ज्यादा, और अगर इस तरह से नहीं है, इसका मकसद है इन्फिनाइट स्ट्रिप्स है, जहां पे इन्फिनाइट स्ट्रिप्स होंगी ना उसकी कैलकुलेशन होगी ज्यादा एक्यूरेट। तो इसमें ऑप्शन ये होगा, जिसमें ये बुक के अंदर आपके दिया हुआ है, तो ये दिखाना था आपको कि इसके अंदर ये जो है वो बुक के अंदर ग्राफ दिया हुआ है, इसको देख लें आप, ताकि आपका ज्यादा देखें। ये जो ग्राफ है बेटा, पेज नंबर 203 नजर अच्छे बेटा, ये ग्राफ देखिए बेटा, इसके अंदर ये जो ग्राफ है, ये ये जो ग्राफ है, इसके स्ट्रिप्स की विड्थ ज्यादा है, इसकी विड्थ कम है, और ये देखिए इसमें आपको नजर ही नहीं, मींस इनफिनाइट है। तो मींस इन तीनों ग्राफ्स में अगर पूछा जाए किसकी ज्यादा एक्यूरेट है, तो इसकी रिजल्ट ज्यादा, क्योंकि ये इनफिनाइट है। मींस अगर नंबर ऑफ स्ट्रिप्स इनफिनाइट होगा तो डेल्टा एल टेंस टू बी जीरो, तो डेल्टा एल जो होगी जीरो हो जाएगी। तो विड्थ जितनी कम होगी, इफ विड्थ टेंस टू बी जीरो टू बी 100%, ठीक है, तो जितनी विड्थ कम होगी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी, और जो थर्ड है उसके अंदर ग्राफ के अंदर ज्यादा एक्यूरेट 100% एक्यूरेट है। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे। आप बायो के पेपर की तैयारी करें।